तो आज हम इस जॉब्स मेथड में देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कंपोजिशन निकालते हैं। ठीक है, मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स को MlN लिखते हैं और N की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। जैसे अगर Ml2 लें, Ml3 लें, Ml4 लें, Ml5 लें, 6 लें, सबकी ज्योमेट्री भी अलग अलग है, तो डिपेंड करती है किस बात पे कि ये N की क्वांटिटी क्या है। तो इसीलिए हम इस N की क्वांटिटी को निकाल करके और इस मेटल कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन बता सकते हैं कि ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स आपके पास में है इसकी क्या कंपोजिशन आएगी। ठीक है, सो उसी के लिए हमारे पास में एक मेथड है जिस मेथड को हम बोलते हैं जॉब्स मेथड। ठीक, अब ये मेथड सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मेथड है ये उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए काम में आया लेते हैं या ऐसे सॉल्यूशंस के लिए काम में लेते हैं जिन सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ क्या बने, एक कंपाउंड बने, सॉल्यूशन ऑफ वन कॉम्प्लेक्स। एक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन में सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और इस मेथड को फिर हम कंपोजिशन पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो इस जॉब्स मेथड में काम आते हैं। तो सबसे पहला हम स्टेप 1 की बात करते हैं कि ये जो स्टेप 1 है इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि 10 सॉल्यूशन बनाते हैं, 10 सॉल्यूशंस ऑफ 10 ml। मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को कि हमने बनाया सॉल्यूशन है ना, इसको हम देते हैं सॉल्यूशन नंबर और ये हम बोल देते हैं कि सब पहला सॉल्यूशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। ये 10 सॉल्यूशंस हमने बना लिए। ठीक है, अब इसके अंदर मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन और लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसके बारे में हम बताएं। तो मैंने आपको बताया कि 10 सॉल्यूशन हम बनाएंगे लेकिन सभी सॉल्यूशंस का जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 10 ml ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मेटल आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन रख लेते हैं, मान लो 0। तो अगर हमने मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0 रखी है तो लिगेंड कितना होगा, लिगेंड होगा आपका 10 ml। ठीक है, तो ये सब जो है वैल्यूज ये ml में है ना, ये भी ml में है और ये भी। अगर हम दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं 1 ml, तो हमें लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेनी पड़ेगी, कितना लेना पड़ेगा, 9 ml। ऐसे ही हमने इसका मेटल का लिया हमने 2 ml, तो लिगेंड का हमने लिया 8 ml। ऐसे ही इसका 3 ml, इसका 7 ml, मेटल आयन का 4 ml और लिगेंड का 6 ml। यहाँ पर 5 ml और यहाँ पे भी हमारा दोनों लिगेंड और जो हमारा मेटल आयन है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो रेशियो है वो हम यहाँ पे सेम ले रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 6, 4, 7, 3, 8, 2 एंड 9, 1। ठीक है, सो इस तरीके से हम अलग अलग सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, तो पहला प्रोसीजर तो हमारा ये हो रहा है कि हम 10 सॉल्यूशंस तैयार करेंगे जिसमें मेटल और लिगेंड की जो रेशियो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि अच्छा, अब ये जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है ना, अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। इसके लिए फॉर्मूला ये है कि लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन और मेटल की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, C होनी चाहिए या C के बराबर होना चाहिए। अब ये जो C है वो क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी इस समय इसका जो मान है वो क्या है, 10 ml होता है। कि ये चाहे हम कितना भी लें, ये चाहे कितना भी लें, लेकिन इस C की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 10 ml आनी चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेप को पूरा कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हाँ बेटा सर बताओ बेटा। सर इस वैल्यू 10 ml से कौन बोल रहा है, पहले तू बोल। हाँ हाँ बोलो, एक जना बोलो बेटा कोई। बोल पहले तो तू ही बोल ले बहन। अब लखनऊ के नवाब क्यों हो रहे हो, बोल दो।
रश्मि बोलो। सर एक हाँ, बार ना ये दोबारा से ही बता दो, मैंने मेरी समझ में नहीं आया पूरा मेथड ही सुन रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये तुम 10 स्टूडेंट हो और इन तुम 10 स्टूडेंट के नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पर सबके पास में 10-10 रुपए होने चाहिए, ठीक है ना। और कुछ सिक्कों के फॉर्म में होंगे और कुछ रुपए के फॉर्म में हो सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिया है। तो मेटल कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना। तो ये मेटल की कॉन्सेंट्रेशन है, ये लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन है। टोटल जो हमारे पास में वॉल्यूम आना चाहिए वो 10 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पर हमने मेटल आयन कोई कुछ भी नहीं लिया, 0 मेटल आयन लिया और यहाँ पर 10 ml हमने लिगेंड ले लिया। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 ml। ऐसे ही हमने फिर दूसरे स्टेप में क्या किया या दूसरे सॉल्यूशन में क्या किया कि 1 ml तो ले लिया मेटल और 9 ml ले लिया तो ये टोटल वॉल्यूम भी हमारे पास में 10 ml हो गया। इसी तरह से तीसरे सॉल्यूशन में हमने क्या लिया, मेटल लिया हमने 2 ठीक है ml सर। और 8 ml लिया ये। तो हमारे पास में टोटल कुल मिला के 10 ml का सॉल्यूशन बन गया। तो हमें टोटल कुल मिला के 10 सॉल्यूशंस बनाने हैं और हर सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो 10 होना चाहिए और मेटल और लिगेंड का जो वॉल्यूम है वो चेंज हम करते रहेंगे। अभी समझ में आ गया? वैल्यू 10 से ज्यादा भी हो सके क्या? बेटा तुम लोग ना समय से आगे के हो, मैं 2020 में हूँ, तुम लोग 2040 की बात कर रहे हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 10 सॉल्यूशन ही बनाने हैं, आप चाहो तो 1 लाख सॉल्यूशन बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लिमिट तो रखेंगे कि हम 10 सॉल्यूशन पे स्टडी कर रहे हैं उसको या 20 सॉल्यूशंस पे स्टडी कर रहे हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 10 सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है, 20 सॉल्यूशन नहीं बना रहा हूँ। ज्यादा आप लेना चाहो जितना मर्जी उतने सॉल्यूशन आप बना लो, ठीक है। आपको ग्राफ उतना ही ज्यादा खींचना पड़ेगा। मैं जब आप इस स्टेप को पूरा करके अलग अलग स्टेप्स में लेकर के जब इसको आगे जाऊंगा इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के, तो आपको उतने ही ज्यादा ग्राफ की वैल्यू मिलेगी और उन ग्राफ्स को आपको वहां पे उन वैल्यूज को पुट करके ग्राफ बनाना पड़ेगा। आप चाहो जितने मर्जी उतने सॉल्यूशन बनाओ। मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अब मुझे एक बात छोटी सी बता दो आगे कि अगर मैंने यहाँ पे 10 सॉल्यूशन ले लिए और यहाँ पर चेंज कर दिया, अब मैं 11वां सॉल्यूशन मान लो कि यहाँ बनाता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पर बनाया 11वां सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं इसके क्या लूंगा, 10 लूंगा और इसकी क्या लूंगा, 0। अभी मैं 12वां लेता हूं, अब इसकी क्या लूंगा, 11 और इसकी लूंगा -1, तभी तो 10 हो पाएगा। ये भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, हाँ या ना। तो -1 कैसे लूं भाई मैं लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन को? नहीं ले सकता ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक ml के अंतर पर मुझे 10 वो बनाने थे। अब मैं यहाँ पर क्या करता, मैं 1.5 ml ले लेता किसी का, फिर उसका दूसरे वाले का जो है 8.5 ml ले लेता, फिर किसी का ऐसे भी कर सकता था 1.25 ml ले लेता और इसका जो है वो दूसरे का 8.75 ml ले लेता। ऐसे भी बना सकता था तो आपके ज्यादा सॉल्यूशंस बन जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सिर्फ 10 सॉल्यूशंस बना रहा हूँ और हर सॉल्यूशन के अंदर मेटल और लिगेंड का जो रेशियो है वो हमारा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और टोटल जो वॉल्यूम है उसका 10 ml हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलूं आगे? आगे चलूं क्या? यस सर। हम्म। तो पहले स्टेप में मैंने यहाँ पे 10 सॉल्यूशंस फॉर्म कर लिए अलग अलग मेटल और लिगेंड के रेशियो के साथ में। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अब मैं इस सॉल्यूशन 1 को लेता हूं। अब कहीं और कंसंट्रेट मत करना, सिर्फ इस सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करना जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सिर्फ मैंने ये सॉल्यूशन लिया। अब इस सॉल्यूशन का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हमारे पास में मैंने अभी लास्ट जब आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, उस तरीके के ही फोटोमेट फोटो सॉरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मैं यहाँ पर इस फोटोमीटर से क्या करूंगा, वेवलेंथ पता करूंगा
मतलब सॉरी वेवलेंथ क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, एब्जॉर्बेंस पता करूंगा, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको आप बोलते हो ऑप्टिकल डेंसिटी, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, एब्जॉर्बेंस भी बोल सकते हो, एब्जॉर्बेंस। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पहले सॉल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी कैलकुलेट करता हूं या डिटरमाइन करता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इस तरीके से करता हूं कि ऐसी वेवलेंथ का चयन मैं करूंगा, ऐसी वेवलेंथ का चयन मैं करूंगा कि जब ये सॉल्यूशन जो मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ये वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एब्जॉर्ब करे, ये लिगेंड और मेटल ये एब्जॉर्ब ना करे। मेरी बात समझ में आ गई? मैं ऐसा वेवलेंथ लूंगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, जब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कर रहा हूं उस समय ऐसा वेवलेंथ चूज करूंगा कि उस वेवलेंथ को सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लिगेंड और मेटल नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? बेटे हाँ ना बोलते रहो ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे चलूं। यस सर। हाँ, क्योंकि एक के भी समझ में आ रहा है इसका मतलब ये है कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। ओके, तो मैंने दूसरा स्टेप ये किया कि मैंने इस पहले सॉल्यूशन का क्या निकाला, ऑप्टिकल डेंसिटी निकाला, ऐसा वेवलेंथ चूज करते हुए जहां पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, मेटल और लिगेंड नहीं कर रहे हैं। सेम मैं सेकंड के साथ में करूंगा, जो हमारे पास में सेकंड सॉल्यूशन है उसके साथ में भी मैं इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, ठीक है। और फिर हमारे को कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, फिर मैं थर्ड वाले के साथ में करूंगा, फिर मैं फोर्थ वाले के साथ में करूंगा, फिर मैं सिक्स्थ वाले के साथ में करूंगा। इस तरह से मेरे पास में 10 वैल्यू आ जाएंगी किसकी, ऑप्टिकल डेंसिटी की। हर एक सॉल्यूशन के लिए मेरे पास ऑप्टिकल डेंसिटी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, काजल म्यूट करो बेटा माइक। हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी आपको मिली है, ये या जो एब्जॉर्बेंस आप लोगों को जो मिला है, ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस जो आप लोगों को अभी ऊपर मिला है अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, उसके बीच में उसके और जो मोल फ्रैक्शन है उसके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये तो जो आपके पास में y एक्सिस है और ये हमारे पास में x एक्सिस है। इस y एक्सिस पर हम लेते हैं एब्जॉर्बेंस, ठीक है, या ऑप्टिकल डेंसिटी। और ये जो x एक्सिस है इस पर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। अब कितने लोगों को पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जल्दी से बता दो, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तनु, काजल, रश्मि, अलीना, और कौन है, फरीन, कोमल, प्राची, प्रिया, तान्या, जल्दी से बताओ। मोल फ्रैक्शन समझते हो या मैं आगे बताऊं आप लोगों को? moles of particular solvent upon total moles of solution। बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मेटल आयन और लिगेंड इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो ऐसे लेना है कि टोटल सॉल्यूशन हमारे पास में 10 ml का बने। तो जो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम मान लेते हैं कि C, वॉल्यूम जो है वो Cm, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन लिगेंड की है उसको हम मान लेते हैं Cl, और इन दोनों से मिलने वाली को हमने कहा था C, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पर लिगेंड के लिए बात करूं तो मेरे पास में लिगेंड का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, Cl अपॉन C। और अगर मेटल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं तो वो वैल्यू आएगी Cm अपॉन C, ठीक है। इसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं कि टोटल जो आपके पास में वॉल्यूम है किसी भी चीज का और जिसका आपको निकालना है, मुझे निकालना है मेटल का, तो मेटल के अंदर टोटल जो वॉल्यूम है उससे उसको डिवाइड कर दूंगा। अगर लिगेंड का निकालना है तो लिगेंड
का और फिर टोटल वॉल्यूम है, इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आ जाती है, जिसको आप x बोलते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मोल फ्रैक्शन जो है, तो मैंने अभी आप लोगों को अलग अलग जो सॉल्यूशंस बनाए हैं, जिसमें किसी का हमने 1 ml लिया है, उस फिर दूसरे का 9 ml ले लिया, इस तरह से जो सॉल्यूशंस बनाए थे ना अभी यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बनाए, इससे आप अलग अलग इसकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जैसे इसके लिए मोल फ्रैक्शन अगर आप देखो, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए जो मोल फ्रैक्शन होगी, इस सॉल्यूशन के लिए जो मोल फ्रैक्शन होगी, जिसको आप x बोलोगे, वो क्या बोलोगे, अब किसके लिए निकाल रहे हो आप, लिगेंड के लिए निकाल रहे हो या मेटल के लिए निकाल रहे हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि मैं लिगेंड के लिए निकाल रहा हूं, तो मेरे पास में हो जाएगी वैल्यू Cl/C। ठीक है, अब Cl की वैल्यू कितनी है, लिगेंड कितना लिया है मैंने 10, और टोटल कितना है 10, तो इसके जो कॉन्सेप्ट जो मोल फ्रैक्शन आया वो आया 1। अगर मैं सेकंड वाले के लिए निकालूं, तो सेकंड वाले के लिए जैसे मैं यहाँ पर निकालता हूँ x की वैल्यू, तो ये मैंने कितना लिया है मेटल सॉरी लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम, वो मैंने लिया है 9। ठीक है, टोटल है 10, तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 0.9 आ गई। तो इस तरीके से मैं अलग अलग सभी इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। तो ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, और जो मैंने एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट किया है या डिटरमाइन किया है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके बीच में मैं ग्राफ खींचता हूँ। तो जो ग्राफ मैं खींचूंगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिले। ठीक है, इस तरीके का एक ग्राफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इस ग्राफ की ये जो लाइंस हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, इस तरह से, और ये जो जा रहा है उसको इस तरीके से प्लॉट कर देता हूँ, इस तरीके से। तो ये जो क्रॉस पॉइंट है, ये जो क्रॉस पॉइंट है जहां पर ये दोनों रेखाएं आकर के मिलती हुई नजर आ रही हैं, ये पॉइंट वो होगा जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो वेवलेंथ मैंने आप लोगों को अभी बताई थी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, उससे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कहां पर, जब आपकी मोल फ्रैक्शन क्या हो लिगेंड की, ये हो। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई मेरी, आया ना? सर हाँ, कौन बोल रहा है? ये ग्राफ किसने दिया था और क्यों दिया था? जॉब्स ने। क्यों दिया था सर? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये जॉब्स ने एक अपना मेथड दिया। ठीक है, और मैंने जब ये क्लास स्टार्ट की थी उस समय भी आप लोगों को बताया था कि जब आप किसी मेटल कॉम्प्लेक्स को लिखते हो MlN, ऐसे ही तो लिखते हो किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स को। अब ये N की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये N की वैल्यू चेंज होती रहती है। ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, आगे हो सकती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Ml, अगर N की वैल्यू 2 हुई तो क्या लिखूंगा, Ml2, Ml3, Ml4। तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन जो है, मेरी जो कंपोजिशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, वो क्या है, उसमें मेटल कितना है, उसमें लिगेंड कितना है, वो मैं कैसे पता करूं। तो इस बात को पता करने के लिए एक मेथड जॉब ने प्रोवाइड किया। ठीक है, इज दैट ओके? कौन बोल रहा था अभी? अलीना? अब कहाँ चली गई? आवाज आ रही है बेटा? बेटा समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, तो आगे चलता हूं फिर मैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जॉब्स का मेथड जो है हमारे पास में
है। तो अब इसके लिए अब इसमें हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं ताकि हम इस n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक इक्वेशन ड्राइव करूंगा। तो हमें जैसे बताया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया कि मेटल की कॉन्सेंट्रेशन और लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन ये कांस्टेंट रहती है। और अगर मैं सी लिखो हो जाता है, ये हमारे पास में मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है। अब हम इस इक्वेशन 1 को अगर मैं सी से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो सी एम अपॉन सी, सी एल अपॉन सी इक्वल्स टू सी एल अपॉन सी, ये मैं ड्राइव कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास में ऐसी स्थिति आती है तो अब इसको सी मानना, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर देता है एक्चुअली। सो अगर मैं इसको देखूं तो ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा सी एम अपॉन सी प्लस सी एल अपॉन सी इक्वल्स टू 1। अब आगे अगर हम इसको करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि सी एल अपॉन सी जो था उसकी वैल्यू क्या थी, x, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी इस जॉब्स मेथड से, ये की थी ना। ये जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इस पर्टिकुलर पीक पर जो आ रहा है वो आया है आपका सी एल अपॉन सी की वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये वैल्यू आपके पास में हो जाती है सी एम अपॉन सी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको और आगे करें तो यहाँ पे सी एम अपॉन सी कर दो, इधर इसको इस तरफ ले लो x को, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ बता देता हूँ आगे करके। तो ये वैल्यू आपके पास में हो गई, ये 1 है ना। और फिर अगर आपके पास में अगर जो सी एल अपॉन सी था उसकी वैल्यू थी आपके पास x, तो ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास में आई, मान लीजिए कि इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, तो मैं क्या, हेलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को, सॉरी इक्वेशन 3 को क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे पास में वैल्यू आती है सी एल अपॉन सी सी अपॉन सी एम इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। ये आपके पास में आ जाती है। इसमें सी और सी जो है वो आपका कैंसल हो जाता है। तो ये वैल्यू आपके पास में आती है सी एल अपॉन सी एम इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और ये जो वैल्यू होती है आपकी, दिस वन इट्स इक्वल्स टू व्हाट, एन, ये एन के बराबर होती है। तो ये आपके पास में सी एल अपॉन सी एम इक्वल्स टू एन। तो ये वैल्यू अगर आपके पास में कैलकुलेट होकर के आ गई एन, तो मेटल तो आपके पास में एक ही रहेगा और ये जो एन है इसको आप आसानी से यहाँ पर लिख दोगे और उस मेटल कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन बता दोगे। तो ये जॉब्स मेथड आप लोगों को किसी भी कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन को डिटरमाइन करने में काम आता है। आगे समझ में सब लोगों को? नाउ ये जो मेथड है इसकी दो लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी सॉल्यूशन जो आप ले रहे हो उसमें केवल एक ही कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, वन कॉम्प्लेक्स ओनली। अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हुए तो हम इस जॉब मेथड को यूज नहीं कर सकते। सिर्फ हम केवल एक कॉम्प्लेक्स वहां पे प्रेजेंट हो उस सॉल्यूशन में तो ही हम इस जॉब मेथड को यूज करके और कंपोजिशन निकाल सकते हैं। एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर किसी सॉल्यूशन में होंगे तो हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। दूसरा, इस मेथड को सिर्फ और जो टोटल वॉल्यूम है सिर्फ हम वहीं यूज कर सकते हैं जहां पर टोटल वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। वहां पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। जो टोटल वॉल्यूम मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि भाई मेटल और लिगेंड को हम डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में लेते हैं, किसी का रेशियो जो है 1 होगा, किसी का 0 होगा, फिर ये चेंज हम करते रहेंगे। तो टोटल जो रेशियो है वो मतलब जो टोटल वॉल्यूम है वो 10 आ जाएगा।
तो अगर किसी ऐसे सॉल्यूशन को हम स्टडी नहीं कर सकते जहां पर ये जो रेशो है वो चेंज हो जाए, ठीक है ना, तो वहां पर हम इसको नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको वहां ले सकते हैं जहां पर जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट जहां पर रहता है वहां पर हम इसको केवल काम में ले सकते हैं। जहां पर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा या चेंज होगा उस तरह के सॉल्यूशंस पर हम इस जॉब्स मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं कंडीशंस में अप्लाई होता है, ओके। तो दूसरा रेशो, दूसरा मेथड एक और है जिसको हम बोलते हैं मोलर रेशो मेथड, ठीक है। वो मोलर रेशो मेथड क्या करता है, वो इस जॉब्स मेथड के जैसा ही है, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है उसे हम बोलते हैं, थर्ड जो मेथड है हमारे पास उसको हम बोलते हैं मोलर रेशो मेथड, मोलर रेशो मेथड। ये भी कंपोजिशन निकालने के लिए ही है, जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन कैसे निकालें। इस मेथड में भी हम सेम वही चीजें इस्तेमाल करते हैं जो हमने जॉब्स मेथड में यूज की है, लेकिन जो ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, वो एब्जॉर्बेंस और वहां पे क्या था, मोल फ्रैक्शन था। ये एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस जो हमने बता दिया, वहां पर हम किस किस के बीच में कर रहे थे, एब्जॉर्बेंस और मोल फ्रैक्शन के बीच में। लेकिन यहां पर हम किस चीज के बीच में ड्रॉ करेंगे, जो n की जो वैल्यू आएगी, जो आपकी CL/CM है, इसके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। और जब इसके बीच में जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, और इस तरीके का जब ग्राफ आपके पास में आए तो इन दोनों लाइंस को आप एक्स्ट्रा प्लॉट कर दोगे, ये दोनों जो ऐसे आ रही है इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दोगे, तो ये जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा बीच में, ये जो पॉइंट है ये आपको वैल्यू दे देगा किसकी, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस कॉम्प्लेक्स के n की। अगर ये n की वैल्यू उस पर्टिकुलर उसमें आप लोगों को मिल गई तो आप इजीली क्या बता सकते हो, जो आपके पास में मेटल है, मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसकी कंपोजिशन आप इजीली वहां पे डिटरमाइन कर सकते हो या बता सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से ये मोलर रेशियो मेथड जो है वो काम आता है, जो कि एक्सटेंशन है जॉब्स मेथड का, ओके। इसी तरह से और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आपकी बुक में कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जिनसे आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट और कंपोजिशन निकाल सकते हो। उसी में एक और मेथड है, वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग लॉगरिथम मेथड। फोर्थ मेथड जो हमारे पास में है वो है लिमिटिंग लॉगरिथमिक मेथड। ये मेथड क्या है, ये मेथड भी देखो उसी बेयर्स लॉ पे बेस्ड है। जो बेयर्स लॉ मैंने आपको लास्ट बताया था उस पर लॉ पर बेस्ड है। और इस बेयर्स लॉ में आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो एब्जॉर्बेंस है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। और वो कितने लेंथ तक वो जो लाइट है वो कितनी दूरी तक उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ में रही है उस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू हमने वहां पे दी थी कि जो एब्जॉर्बेंस है उसकी वैल्यू हमने क्या दी थी, एप्सिलॉन LC, ठीक है। ये एक्सटेंशन कोएफिशिएंट था, ये लेंथ ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जो सेल था हमारे पास में उस वो थी, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन था, ठीक है ना। सो ये मेथड बेयर्स लॉ पर बेस्ड है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, वही ऑप्टिकल जो डेंसिटी है, एब्जॉर्बेंस जो है, वो हम पीक निकालते हैं, और जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उस कॉम्प्लेक्स की उतना ही ज्यादा जो एब्जॉर्बेंस है वो हमें मिलेगा, क्योंकि एब्जॉर्बेंस कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसमें हम दो तरह के सेट्स बनाते हैं सॉल्यूशंस के, है ना। सेट वन, ये सेट वन क्या है,
और सेट 2, ये दो सेट्स हम यहाँ पर बनाएंगे और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि सेट 1 में क्या करते हैं, सेट 2 में क्या करते हैं। तो सेट 1 हम वो लेंगे जहां पर मेटल आयन जो है वो होगा कांस्टेंट। कैसा होगा? कांस्टेंट। उसकी कॉन्सेंट्रेशन को या वॉल्यूम को हम चेंज नहीं करते। और जो लिगेंड होगा हमारे पास में वो होगा वेरिएबल। तो मेटल को कांस्टेंट रखते हुए लिगेंड की जो वॉल्यूम है उसको हम चेंज करते रहते हैं। दूसरा सेट हम क्या लेते हैं? दूसरा सेट हम वो लेते हैं जहां पे जो मेटल है वो तो रहता है वेरिएबल, और जो लिगेंड है वो रहता है कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो दोनों सेट मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक सेट ऐसा है जिसमें मेटल कांस्टेंट रहता है, दूसरा सेट ऐसा है जिसमें मेटल आयन जो है वो वेरिएबल रहता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम दो सेट यहां पर बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सेट्स को बनाने के बाद सेम उसी तरीके से जो बेयर्स लॉ में हमने लास्ट देखा था, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जहां पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। सर वेरिएबल का है सर वेरिएबल का मतलब क्या होगा? वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। ठीक है ना? कि m की जो वैल्यू है वो तो हमेशा सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं, लेकिन जो l की वैल्यू है वो क्या होगी? चेंज होती जाएगी। ठीक है? क्लियर? अभी समझ में आ गया? हाँ। तो हम एक इक्वेशन पर यहां पर बात करते हैं। मान लीजिए कि एक इक्वेशन हम यहां देते हैं, इसको बता दूं जरा। ओके, एक इक्वेशन पर हम बात करते हैं फॉर वन रिएक्शन। कोई भी एक रिएक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक सिंबॉलिक रिएक्शन में जैसे आप यहाँ पे लेता हूँ कि ये मेटल है और ये आपके पास में एक लिगेंड है और इनके बीच में हमने रिएक्शन कराई, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, या ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई और इसके एक्स मॉलिक्यूल काम आए और लिगेंड जो है उसके वाई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर काम आए। तो इस इक्वेशन के लिए और यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर एम एक्स एल वाई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो ये तो आपके पास में है मेटल, ये आपके पास में है लिगेंड और ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है? सो ये चीज हमारे पास में यहां पर निकल करके आ जाती है। अब इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा? जो आपका जो जिसको आप बीटा बोलते हो, जो आप बीटा बोलते हो स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, वो क्या होगी? बताओ, इस पर लगाओ जरा। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर m है और ये क्योंकि x इसके काम आए हैं ये इसके पावर में चले जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन और y इसके काम में आए हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये इसके पावर में चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी और फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो हमने यहाँ पर देखी है, ये जो रिएक्शन देखी है इसके लिए। अब अगर मैं यहाँ पर लॉग ले लूं, by taking log of both sides, दोनों तरफ का लॉग में ले लूं तो हमें क्या मिलता है वो मैं अगर यहाँ लिखूं तो क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं बीटा की वैल्यू को लॉग कर दिया तो ये हो जाएगा बीटा लॉग बीटा। ठीक है? फिर उसके बाद में हम इसको बात करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग mx ly। अब आपको पता है कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, मतलब कि नीचे है, तो अगर जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाती है। ठीक है? और घातांक नियम अगर इस पर हम लगा दें तो ये जो x जो इसका पावर है वो इसके
इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे x log m। ठीक, ऐसे ही इस को भी हम ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो जाती है वैल्यू माइनस में, और y जो इसका पावर है वो घातांक नियम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो y log ये लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है कंपोजिशन। तो हमारे को कंपोजिशन किसकी चाहिए, इसकी तो इसको हम ले लेते हैं इस तरफ, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे पास हो जाएगा x ly इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log बीटा, ये वैल्यू जब इस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, ये हो जाएगा x log m, ये वैल्यू भी प्लस की हो जाएगी जब इस तरफ जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस y log l। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारे पास में निकल करके आ जाती है जब हम इसका log लेते हैं। ठीक, सो दिस वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा एक काम करेंगे कि हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये दो ग्राफ जो किसके किसके बीच में होगा, जो log m की वैल्यू है या जो log l की वैल्यू है, इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को हम ले लेंगे, चाहे हम इस वैल्यू को ले लें या हम इस वैल्यू को ले लें, चाहे लिगेंड की वैल्यू चाहे हम मेटल की वैल्यू। तो इस वैल्यू और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस, उसकी लॉग वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो लॉग वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी और लॉग वैल्यू ऑफ मेटल या लॉग वैल्यू ऑफ लिगेंड, इसके बीच में हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको पहले हम एम के बीच में ड्रॉ करेंगे, फिर हम एल का लेकर के उसके बीच में ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास में दो लाइन इस तरीके की आ जाएगी। ठीक है ना, और ये जो दो लाइन आ जाएंगी इसमें अलग अलग वैल्यूज आपकी हुई होंगी जिनको आपने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये इस तरीके से आपने शो किया हुआ है। तो ये एक तो ये वाला सेट मिला हमें, और एक हमें ये वाला सेट मिला। ठीक है, अब होगा क्या, जब ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया है इस इक्वेशन के थ्रू, तो ये जो वैल्यू है किस किस की, x की, x की, y की और बीटा, ये जो हमारे पास में आ रही है ना ये, तो इस ग्राफ से x की वैल्यू, y की वैल्यू और बीटा की वैल्यू ये हमें मिल जाती है। और इन ग्राफ्स का जो स्लोप है, ठीक है ना, ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, इसका ये जो इस कर्व के जो स्लोप है, ये जो सेट 1 के लिए जो स्लोप आ रहा है वो वैल्यू देगा आपकी y की, और जो ये जो सेट 2 है, ये जो सेट 2 है, ये जो वैल्यू देगा, इसका जो स्लोप जो वैल्यू देगा वो देगा y की। तो ये इस तरीके से वैल्यू आपको मिल गई x और y की, और कंपोजिशन जब आप निकालोगे तो ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आपके पास में है, इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर आप पुट कर दोगे तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जो बीटा लॉग बीटा की जो वैल्यू है, ये जो लॉग की वैल्यू है ये आपको मिल जाती है। ठीक है ना, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, इससे आप कंपोजिशन
सॉरी स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल लोगे। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट और डिटरमाइन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, दिस वन। तो इस तरह से हमको ये लिमिटिंग लॉगरिथम मेथड जो है वो हम काम में ले लेते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसी तरह से दो मेथड्स और हैं, आज वो पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। एक हमारे पास में है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, जिसको हम जेरम्स मेथड भी बोलते हैं, और इस जेरम्स मेथड से हम क्या निकालते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं। और एक और मेथड हमारे पास में है जिसको हम बोलते हैं मैचिंग एब्जॉर्प्शन मेथड। ठीक है ना, उस मैचिंग एब्जॉर्बेंस जो मेथड है उससे हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ये मेथड्स हैं जिनसे हम स्टेबिलिटी और कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो हमारी जो कल की क्लास होगी उनमें हम इन दो जो बचे हुए हमारे पास में मेथड्स हैं, एक हमारे पास में पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है, जेरम्स मेथड जिसे हम बोलते हैं, और एक मेथड हमारे पास में मैचिंग एब्जॉर्बेंस मेथड है, वो इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इससे हम जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड्स आप लोगों को आज मैंने बताए हैं इनको आप देखिएगा और इनकी जो डेरिवेशन है इनको करने की कोशिश करें। ओके, ओके, नमस्ते सर।